मिलता था वो खत्म हो चुका है और डेली आयुर्वेद की कम से कम 40-50 फार्मेसियां हैं और गवर्नमेंट है, डेली कम से कम मान के चलिए 1000-2000 डब्बा निकाल रहे हैं। तो ये गुग्गुल नहीं है तो क्या है? उसका प्रतिनिधि द्रव्य है। तो आप सोच के देखिए, जब ओरिजिनल चीज़ नहीं चल रहा है, उसके बदले में कुछ नकली जब असर करता है, असर कर रहा है तभी गवर्नमेंट बना रही है। तो यदि कोई असली चीज़ हम लेते हैं तो वो कितनी इफेक्टिव होगी, ये हमको सोचने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं आयुर्वेद यदि पीछे है तो उसमें हम सब हैं, हम सब उसी के पात्र हैं। हमको मतलब सोचना चाहिए एज अ आयुर्वेद स्कॉलर, हमें वनस्पति शास्त्र के स्टूडेंट हो के आप लोगों को, कि हमने फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए खुद क्या किया, हमने खुद अपनी बाड़ी में कितने पेड़ लगाए हुए हैं और हम खुद उनका कितना प्रयोग करते हैं। बुखार में कितने लोग चिरायता का काढ़ा पिए हैं? हाथ उठाइए जरा। चिरायता का काढ़ा कोई पिया है? देखिए केवल 1-2 ही लोग निकले, वो भी हम लोगों की इस तरफ के जनरेशन वाले। नए बच्चे चिरायता जानते हैं कि नहीं? चलो, पैरासीटामोल कौन कौन जानते हैं? डोलो कौन कौन जानते हैं? वाह, देखिए सामने है फ्यूचर, बिल्कुल सामने है। यही प्रॉब्लम आज से 20-25 साल बाद आप लोगों को फेस करनी पड़ेगी। कोशिश कीजिए चेंजेस लाने की, ठीक है? और जैसे देखें आप, अभी हेयर फॉल की समस्या है, गर्ल्स में पीसीओडी की समस्या जिसमें मेंसेस टाइम पे नहीं आते हैं, इनफर्टिलिटी की समस्या। गांव में कभी भी इस टाइप के केसेस 15 साल पहले तक मुझे नहीं मिलते थे, लेकिन अब गांव की लेडीज़ और जेंट्स दोनों में इनफर्टिलिटी की समस्या बहुत ज़्यादा है, बहुत परेशान है। सीमित संसाधन है, आय सीमित है, आईवीएफ वगैरह करवा नहीं सकते। लेकिन कारण क्या है? कहीं ना कहीं वही है, प्राकृतिक चीज़ों से भागना और आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ जाना। ठीक है, तो कोशिश कीजिए। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा स्लाइड्स दिखाती हूँ मैं आपको, कुछ डाउट होगा तो नोट डाउन कर लेंगे, बाद में अपन डिस्कशन करेंगे। आयुर्वेदा एंशिएंट नेचुरल हीलिंग सीक्रेट्स, प्राचीन है, नेचुरल है, हीलिंग करता है। अब यहाँ पे जो हीलिंग वर्ड लिखा हुआ है, हीलिंग का मतलब है मेंटल हीलिंग और फिजिकल हीलिंग, दोनों चीज़ है। जब हम लोग BAMS करते हैं तो हमको पढ़ाया जाता है कि आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए जो एक हीलिंग का काम करे। ये शायद एलोपैथी वाले डॉक्टर्स में मिसिंग रहता है, जनरली मैंने देखा है। हीलिंग मतलब आपकी वाणी से हीलिंग, आपके कर्मों से हीलिंग। आपको कितना भी स्ट्रेस हो, आपको पेशेंट के ऊपर स्ट्रेस आउट नहीं होना है, ये हमको सिखाया जाता है। तो हीलिंग कैसी है? चिकित्सक जो है अपने शब्दों से व्यक्ति के मन को हील करेगा और दवाइयों से उसकी शारीरिक समस्या को हील करेगा। तो इसीलिए आयुर्वेद में हीलिंग का बहुत महत्व है और ये हीलिंग कंप्लीट हीलिंग। इसके अलावा सीक्रेट तो देखिए, सीक्रेट्स भी हैं और कुछ ऐसे वैद्य वगैरह थे जो अपनी विद्या अपने साथ ही ले गए, सभी ने देखे होंगे। कुछ वैद्य हैं बहुत सक्सेसफुल हैं, जंगल की पहाड़ियों के नीचे अपना सब कुछ लेकर के बैठे रहते हैं। ओरिजिनल सम्मान है मेरे मन में उनके प्रति, बट वो अपनी जो विद्या है ना उसको कभी शेयर नहीं करते हैं। जो जंगली जड़ी है ना वो बस उसी जंगली व्यक्ति के ही पास मिलेगी। कम से कम यदि उस नुस्खे का प्रचार किया जाए, तो जैसे डॉक्टर्स के साथ शेयर किया जाए या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे शेयर किया जाए, तो उससे बहुत लोगों का फ़ायदा होगा। लेकिन जो बाबा जंगली जड़ी देते थे वो देते देते ऊपर चले गए, यहाँ तक कि वो अपने बच्चे को भी नहीं बता के गए। तो कैसे होगा आयुर्वेद का उद्धार? क्योंकि बेसिक तो उनको सब कुछ पता था। जब 10,000 साल पुरानी साइंस है तो उनके पास नॉलेज तो काफ़ी था जो उनके मतलब जनरेशन वाइज आ रहा था, बट वो उसको लेके बाबा ऊपर चले गए। तो ये भी है एक आयुर्वेद का कहीं ना कहीं ड्रॉबैक कि ज्ञान जो है वो साझा नहीं हो पाता है। और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखिए कितना अच्छा इनिशिएटिव उठाया है कि एक आयुर्वेद का चिकित्सक, एक वनस्पति शास्त्र का व्यक्ति, एक जो आपका वनौषधि वगैरह वाले हैं, सबको मिला जुला के इतने सालों के बाद अल्टीमेटली ये समझ में आया कि जब हम एक कम्प्रहेंसिव अप्रोच लगाएंगे, कंप्लीट अप्रोच लगाएंगे, तब जाके आयुर्वेद का भी उद्धार होगा और हर्बल मेडिसिन के क्षेत्र में भी क्रांति आने की संभावना है। आचार्य सुश्रुत, जो मैंने एक स्लाइड बताई थी उसमें, इन्होंने 4000 साल पहले सर्जरी की। सोचिए 4000 साल पहले, और ये डॉक्यूमेंटेड है, मतलब इसमें कहीं भी शक की कोई गुंजाइश नहीं है। तो पोटेंसी और पावर तो दोनों चीज़ें हैं हमारे पास।
अब इसके बाद है हम देखेंगे कि जैसे एलोपैथी में है बुखार आया, तुरंत हमने एक पैरासीटामोल या कोई भी मेडिसिन खाई, उसने तुरंत बुखार का लक्षण हटाया। लक्षण क्या था? टेम्परेचर में वृद्धि, अगले 1 महीने तक वो बीमार ना हो। क्या एक पैरासीटामोल से ऐसा संभव है? जनसंख्या बढ़ा रहा है। इसके बाद प्रसर, जब वो पेट में उसने अपनी कॉलोनी बना ली, उसके बाद वो बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन में जाएगा, आपके पूरे बॉडी में घूमेगा, जहाँ जहाँ घूम रहा है वहाँ वहाँ वो कोई ना कोई लक्षण देगा। इस अवस्था को क्या बोला है? स्थान संचय अवस्था, स्टेज ऑफ लोकलाइजेशन। अब है व्यक्तावस्था। तो हम जो बुखार का ट्रीटमेंट करते हैं एलोपैथी में, वो व्यक्तावस्था में करते हैं, जबकि कायदे से हमको क्या करना है? यदि हम उल्टा सीधा कुछ नहीं खाएंगे या कोई गलत आचार व्यवहार नहीं करेंगे, बारिश में भीग गए, ठंडा फ्रिज का पानी पी लिए, तो हम इस व्यक्तावस्था तक आएंगे ही नहीं। और लास्ट स्टेज होती है स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन। वो तो सभी लोग जानते हैं कि दिमाग में बुखार चढ़ गया, अब इसको एडमिट करना पड़ेगा। अब कुछ कॉमन मेडिसिनल प्लांट्स हैं। सबसे जो कॉमनली फाउंड होता है हमारे यहाँ वो है दूर्वा। दूर्वा जो होती है इसका एक बहुत बढ़िया ऑयल बनता है। ये मेरे रिसर्च का प्रोजेक्ट था। दूर्वा जो है वो शीतवीर्य है, कषाय रस है और स्तंभक है। शीतवीर्य मतलब ठंडी प्रकृति की है। जो भी गर्मी वाली चीज़ें उसमें सब में हम दूर्वा का प्रयोग कर सकते हैं। इवन बुखार आ रहा है तो भी आप खाली पेट में 2 चम्मच दूर्वा का रस पीजिए, एकदम आपके दिमाग में शीतलता आएगी। ये चीज़ मैंने कई पेशेंट्स को एडवाइस की है और खुद भी फील करके देखी। महिलाएं हैं जिनको बहुत ज़्यादा रक्त प्रदर की समस्या है, बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, उसमें भी दूर्वा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हार्मोनल टैबलेट्स खाएंगे तो आपको उनकी आदत पड़ जाएगी, जब तक दवाइयाँ चल रही है तब तक ठीक, उसके बाद फिर से आपके पीरियड्स में ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू होगी। तो इससे बचे रहने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, खाली सुबह में खाली पेट आप 2 से 4 चम्मच दूर्वा का रस पिएंगे, इजीली बन भी जाता है। बृहती है एक, भटकटैया बोलते हैं इसको लोकल लैंग्वेज में, है ना। तो इसका क्या यूज़ है? ये है आपका वेदना शामक। बीड़ी सिगरेट तो हमेशा ही पीते हैं, थोड़ा सा बृहती का धुआं पी लीजिए, क्या परेशानी है? ठीक है। पाषाण भेद, ये भी बहुत कॉमन मेडिसिन है, छत्तीसगढ़ में काफ़ी अच्छे से यूज़ होता है। पाषाण भेद, पाषाण मतलब पत्थर, भेद मतलब भेदने वाला। ये उगता ही ऐसी जगह पे है जहाँ पे एकदम हार्ड रॉक हो, इसीलिए इसका नाम है पाषाण भेद। तो इसका हम लोग क्या चीज़ में यूज़ करते हैं? पथरी में यूज़ करते हैं। ठीक है। घृत कुमारी सभी को पता है, बहुत बढ़िया है। जिसको भी सुंदर सुंदर होना है वो सब घृत कुमारी का लेप कर सकते हैं। जो भी टकले हो गए हैं वो लोग सिर में भी इसका लेप कर सकते हैं। तो ये क्या करता है? पित्त की शांति करता है, गर्म खोपड़े को शांत करता है। जिसको ज़्यादा गुस्सा आता है उसको भी माथे पे इसका लेप करना चाहिए। और एक घटना बताती हूँ। एक समय था जिस समय मतलब आपका सिल्वर सल्फाडाइजिन वगैरह और बर्नॉल वगैरह जब कुछ भी नहीं आते थे, तो हमारे गुरुजी थे, उन्होंने बताया कि मेरे पास लगभग अंदाज से मैं बता रही हूँ कि 50% बर्न का पेशेंट था। क्या करें, देहात में पोस्टिंग है, कुछ नहीं करेंगे तो गांव वाले मारेंगे, क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, एलोवेरा का पल्प फटाफट तोड़ा आसपास से और उसके पूरे शरीर पे लेप कर दिया। और आप मानेंगे नहीं, विदिन 2 to 3 आवर्स उसको जलन में शांति हो गई और फिर उसको हायर सेंटर पे रिफ़र कर दिया। तो ये कितनी अच्छी बात है, सोचिए। लेकिन कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना। वहीं पे हमारे गुरुजी बोलते नहीं नहीं इसको तो भेज दो, मैं तो मार खा लूँगा, तो फिर क्या बात थी। दाड़िम, अनार टेस्टी फ्रूट है और इसको यदि आपने 1 महीने खा लिया तो आपका जितना भी आयरन सप्लीमेंट है सब फेलियर हो जाएगा। अनार से लगभग यदि आपने कम से कम 4 अनार डेली खाए हैं तो आपका 1 ग्राम हीमोग्लोबिन राइज होना निश्चित है। अशोका, अशोक जो है एक संदिग्ध द्रव्य हो गया है। अब अशोक की जगह जो विदेशी अशोक बोलते हैं आजकल वो आने लग गया है, बट ओरिजिनल अशोक जो होता है वो ऐसा होता है और उसके फूल जो होते हैं लाल होते हैं। ये ओरिजिनल अशोक तो अभी तक मेरे को देखने के लिए नहीं मिला है, बट इसका एक बहुत अच्छा कंपाउंड अशोकारिष्ट जो कि बहुत कॉमन है, फीमेल्स अपनी प्रॉब्लम्स में ले सकती हैं। अशोकारिष्ट है, जितनी भी ज़्यादा ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स हैं उसमें काम करता है। इसके अलावा कई बच्चे होते हैं छोटे जिनको बार बार नक्सीर फूटने की समस्या होती है, गर्मी का मौसम है, नाक फूट गया, बार बार ब्लीडिंग आ रहा है, उसमें भी अशोकारिष्ट दिया जा सकता है। आमल की,
ये इसको हमारे यहाँ आयुर्वेद में एक प्रकार से मल्टीविटामिन कहा जाता है। आमल की किसको यूज़ नहीं करना है? सबको यूज़ करना है, सबको। ऐसा आमल की यूज़ करने का कोई अपवाद नहीं है। जिसका मन करे वो जितनी चाहे मात्रा में आंवला खा सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आमल की कौन कौन खाते हैं? कोई खाते हैं आंवले का मुरब्बा, अचार वगैरह? और चाय खुलकी कितना लोग खाते हो? नहीं उठा रहे हो, सब खाते हैं। लेकिन थोड़ा आदत को सुधारिए, आंवले की चटनी खाइए, काला नमक जीरा मरीच डाल के। शतावरी भी जो है स्त्रियों के लिए एक बेस्ट मेडिसिन कही गई है। प्रेगनेंसी के पूरे फर्स्ट मंथ से लेके 9 मंथ तक इसको यदि आपने खाया तो आपको जनरली गवर्नमेंट बोलती है आयरन कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देना है, इसको मैं नहीं मना कर रही हूँ, लेकिन शतावरी जो है वो आपका शुरू से अंत तक आप कभी भी ले सकते हैं। बिल्कुल इसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जैसे आयरन खाने से कई लोगों के पेट में जलन होती है, शतावरी में इस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सौम्य ड्रग है। आरकवध है, अमलतास बोलते हैं, ये मृदु विरेचक का काम करता है। त्रिफला एक बेस्ट है, बट आरकवध उससे भी बेस्ट है। जिसको एकदम सॉफ्ट तरीके से कॉन्स्टिपेशन का इलाज करना है वो आरकवध ले सकता है। आरकवध का एक कंपाउंड आता है आरकवधारिष्ट, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, इसको ले सकते हैं। किरातिक तो वही चिरायता आ गया। अग्निमंथ, ये जो है ये भी आपका संदिग्ध द्रव्य है, आजकल मिलता नहीं है, बट ये जो है आपके दशमूल में डलता है। और दशमूल जो है कैसी भी प्रकार का, कुछ लोग होते हैं ना हमेशा पूरे साल भर उनके शरीर में दर्द रहता है, साल भर उनको कोई कारण नहीं है, दिन भर घर में बैठे रहते हैं, फिर भी उनका शरीर दुखता ही रहता है, भगवान जाने क्यों दुखता है। ऐसे लोगों के लिए दशमूलारिष्ट जो है वो बेस्ट मेडिसिन है। और दशमूलारिष्ट का एक कंटेंट है अग्निमंथ। वैसे ही अश्वगंधा है। अश्वगंधा इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके जो फ्लावर्स और पत्तियां रहती है उसमें से घोड़े का जो शरीर होता है उसकी जैसी स्मेल आती है। वाकई में ये अभी भी उपलब्ध होता है इजीली अश्वगंधा, और इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। हमारे एक रिलेटिव थे, वो इसकी खेती करते थे राजस्थान में, शायद राजस्थान की मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होगी, और वो डायरेक्ट फिर इसको फॉरेन में एक्सपोर्ट करते थे। और उन्होंने कम से कम 6 गार्ड लगा रखे थे इसकी खेती की सुरक्षा के लिए। तो ये बहुत अच्छा मतलब वो है, हर्ब है अश्वगंधा। ब्राह्मी इसका ब्रेन पे बहुत अच्छा इफेक्ट है। आज की डेट में कौन नहीं चाहता है कि सभी का ब्रेन शार्प हो। जिसने भी ब्राह्मी का चटनी 2 महीने तक लगातार खा लिया मॉर्निंग में उठ के, तो इतना है कम से कम उसकी मेमोरी पावर या रिटेंशन पावर, केवल पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, चीज़ें भूल जाना। मम्मी ने बोला था नमक लाने के लिए शक्कर ला के दे दिए, किसी ने बोला था कि उस चौराहे पे जाना है, दूसरे चौराहे पे चले गए, किसी ने बोला था 6 बजे आना है तो 8 बजे तक पता ही नहीं है, हम तो भूल गए कहाँ जाना है। इस प्रकार की भी यदि स्ट्रेस और आपके रिटेंशन पावर मेमोरी का यदि कम है तो उसमें ब्राह्मी की चटनी खाई जा सकती है। इसी के जैसा एक मिलता जुलता द्रव्य बेंग भाजी शायद बोलते हैं उसको, छत्तीसगढ़ में इसको बेंग भाजी बोलते हैं। कोई जानता है बेंग भाजी? भेंडी की भाजी, बेंग भाजी, वो भी इसी का ही रूप है। अब तो लुप्त हो गया है, बहुत कम खाते हैं, लेकिन खाना चाहिए, बहुत बढ़िया मेडिसिन है। अर्जुन है, अर्जुन का तो अर्जुनारिष्ट सभी को पता है, बहुत कॉमन ड्रग है। लेकिन अर्जुन के बारे में ये बताना चाहूँगी कि अर्जुनारिष्ट जो आता है सबसे अच्छी मेडिसिन है वही अर्जुनारिष्ट। बहुत ज़्यादा किसी को बोलिएगा अर्जुन की छाल तोड़ के लाओ फिर उसको पीसो, कोई नहीं करने वाला है। इसका एक आता है अर्जुनारिष्ट करके प्रोडक्ट है, तो उसको आप हाई बीपी वाले को, मतलब ये क्या करता है डिसलिपिडेमिया, यानी कि बीपी जिसका कम है उसको बढ़ा देगा, और जिसका बीपी ज़्यादा रहता है उसको कम कर देता है। मतलब ऐसे ही सोचिए आप, एलोपैथी में कोई मेडिसिन नहीं है, उसमें यदि बढ़ाना है तो अलग है आपके चैनल ब्लॉकर, और यदि घटाना है तो उसके लिए अलग चैनल ब्लॉकर है। तो लेकिन ये अर्जुनारिष्ट ऐसी मेडिसिन है कि 40 साल 45 साल के बाद लगभग सबको इसको लेना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस की इशू तो सभी को है, सबकी लाइफ में स्ट्रेस है, तो इसीलिए इसको स्ट्रेस बस्टर के रूप में भी लिया जा सकता है। गिलोय, गिलोय का काढ़ा किस किस ने पिया?
किसी ने पिया है? सब इधर आगे वाले हैं, बच्चों को कोई लेना देना नहीं है। अभी युवा अवस्था चल रहा है, मौज उड़ाएंगे, उड़ाओ खूब मौज, 20 साल के बाद मिलेंगे। अहीफेन, जिनको भी नशा करने की आदत है, इस ड्रग का नाम सुन के उछल पड़ते हैं, मस्त अफीम, है ना। लेकिन आयुर्वेद में इसका क्या चीज़ में यूज़ करते हैं? ऐसा बताया गया है कि किसी को यदि गंगा की धारा के समान भी यदि दस्त हो रहा हो और उसको थोड़ा सा अफीम चटा दीजिए, इसका अहीफेनासम करके एक कंपाउंड आता है, तो वो दस्त तुरंत बंद हो जाते हैं। सोचिए आप, कितनी बढ़िया मेडिसिन है। लेकिन इसका प्रिस्क्रिप्शन मेंटेन करना होता है, हर दुकान पे ये अवेलेबल नहीं है। लेकिन सोचिए कितनी बड़ी बात कही, ये किताब का शब्द है कि किसी को गंगा की धारा बहने जैसा यदि लूज मोशन है, दस्त है, तो उसको अफीम बंद कर देगा। और क्यों बंद कर देता है? क्योंकि ये जितनी भी आपकी नर्वस स्टिमुलेशन है उनको ख़त्म कर देता है, कम कर देता है। जब पेट में एक्टिविटी नहीं होगी तो दस्त कहाँ से होगा? अगरू, ये भी एक सुगंधित द्रव्य है, चंदन के बराबर इसकी कीमत है। इसके लिए देखिए कितना इम्पोर्टेंट है कि ये 50 साल पुराना जब ट्री हो जाता है तो उससे 3 से 4 किलो अगरू मिलता है। बहुत कॉस्टली मेडिसिन है, बहुत कॉस्टली। पुष्पा में हमने देखा था ना, जैसा लाल चंदन है, बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, उसी वैरायटी का ये अगरू होता है। ये बोलते हैं बहुत सारी मेडिसिन में मिलता है, लेकिन अब इसको अफोर्ड करना संभव नहीं है। मंडूक पढ़नी, ये आ गई आपकी बेंग भाजी जिसकी हमने बात की थी। शिकरू है, ये भी हमारे यहाँ बहुत कॉमनली मिलता है। मुनगा, सारी चीज़ें हैं इसमें। मुनगा का आप जड़ से लेके पत्र, तना, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। निरापद है, कोई भी यूज़ कर सकता है। और हीमोग्लोबिन बढ़ाने में इसका बहुत अच्छा रोल है। अभी हमने हर्ब्स की बात की, ग्रीन औषधियाँ जो भी शब्द सुने हैं कोई कभी? वो भस्म, आरती वाली भस्म नहीं, ये है आयुर्वेदिक मेडिसिन की भस्म। और ये मेटेलिक कंपाउंड्स हैं, बहुत फास्ट असर करते हैं, बट इनको बनाना बहुत महंगा पड़ता है, बहुत बहुत कॉस्टली है, बट ये रामबाण की तरह असर करते हैं। आयुर्वेद में जब कोई सिंगल औषधि से काम नहीं चलता है तो हम लोग ट्रीटमेंट के लिए रस भस्मों पर जाते हैं, और ये पॉकेट फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। एक आध भस्म को छोड़ दिया जाए तो सबके खरीदने की बस की बात नहीं है, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उसको हर्ब से ही काम चल जाता है, रस औषधि पे नहीं जाना होता है। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें देखी जाती है, जैसे कि हर्ब्स में मिलावट है, वैसे ही भस्मों में भी कुछ कुछ मिलावटें होती हैं, तो उनको हम देखते हैं। ओके, थैंक यू। शॉर्ट हेलो। जैसे आपने अपने प्रेजेंटेशन में बताया मैडम कि जो पुराने लोग हैं उनके पास कई तरीके के ज्ञान थे जो अपने साथ वो ले गए। ऐसे एक इंस्टांस मेरे साथ भी हुआ। मेरे पिताजी जो है वो पथरी का इलाज करते थे, और जो औषधि वो बनाते थे वो लेकर आते थे, मैं ही बनाती थी उसको, लेकिन मुझे आज तक पता नहीं कि वो क्या था। वही इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उस पर आप मतलब कैसे आप लोग रिसर्च करते हैं, क्या आप लोगों का तरीका रहता है? नहीं, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है, वो पारंपरिक वैद्यों को प्रोत्साहित करने के लिए एक धन्वंतरी सम्मान देते हैं। मेरे एक रिलेटिव है, उनको मिला है, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन वहाँ से लगभग 400 किलोमीटर के क्षेत्र में उनको आयुर्वेदिक औषधियों के लिए वो फेमस थे, तो उनको धन्वंतरी सम्मान दिया गया। तो गवर्नमेंट अभी धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं। जब पता चला कि भाई ऐसे ड्रॉबैक्स है तो फिर उनके बीच का तोड़ भी निकला। उसमें आपको लगभग 50,000 रुपये मिलते हैं और एक सम्मान पट्टिका मिलती है। तो ऐसे करके गवर्नमेंट धीरे धीरे प्रमोट कर रही है। हालांकि लोगों को असर होने में बहुत टाइम लगेगा, लोग बिल्कुल शेयर नहीं करते हैं फॉर्मूले, बिल्कुल नहीं। हम पारंपरिक वैद्यों की बात कर रहे हैं। आज की डेट में यदि आप मुझसे पूछेंगे
है ना, कि आप ये मेडिसिन मान के चलिए, जैसे मैं एज अ पीडियाट्रिशियन, मेरा पीडियाट्रिक का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी पेशेंट्स भी हैं। तो यदि आप मेरे से पूछेंगे कि आप मैडम सेरेब्रल पाल्सी ऐसी चीज़ है जिसका कहीं कोई इलाज नहीं है, बट कुछ पेशेंट्स हैं जो मेरे अंडर ट्रीटमेंट में हैं, तो शायद मैं अभी शेयर नहीं करूँगी। तो धीरे धीरे हमको कहीं ना कहीं ये चीज़ों को हटाना पड़ेगा। अच्छा, उसके ड्रॉबैक्स भी हैं। मान के चलिए यदि मैंने आज आपसे शेयर कर दिया, तो मैंने लिखा है शायद 1 + 1 = 2। जब आप पेशेंट को दे रहे हो तो आपने उसमें से 1 + 1 + 1 एक तीसरा ही कंपाउंड दे दिया, तो उसमें किसका नाम खराब हुआ? कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मैंने इनको ज्ञान दिया है, लेकिन इन्होंने मेरे ज्ञान का उस तरीके से उपयोग नहीं कर पाए। तो शायद ये हो सकता है। एक इसी तरह की घटना बताती हूँ। हम लोग जब कॉलेज में थे तो हम लोगों से च्यवनप्राश तो बिल्कुल आयुर्वेद का ट्रेडमार्क है। आयुर्वेद में च्यवनप्राश बनाना तो सभी को आना ही चाहिए। हालांकि औषधियाँ तो अब लुप्त तो हो गई है, तो सब प्रतिनिधि द्रव्य हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब कि उसके सब्सटीट्यूट जिसमें उसका थोड़ा बहुत अंश है उसी के जैसा। तो जब हम लोग च्यवनप्राश बना रहे थे तो अब दिया जयपाल मतलब जमाल घोटा। अब हमारे कॉलेज की तरफ से जितने भी च्यवनप्राश के डब्बे बिके, सबको लूज मोशन हो गया एक साथ। अब उसमें हमारा तो कोई दोष नहीं था। उसमें प्रॉब्लम क्या हुई, दवाई दुकान वाले ने जयपाल मिला दिया उसमें। किस कारण से कि कॉलेज का च्यवनप्राश नहीं बिकना चाहिए, मेरा लक्ष्मी च्यवनप्राश ही बिकना चाहिए। तो ये इस टाइप की ओछी हरकतें होती है जिसकी वजह से आयुर्वेद भी बदनाम है। और सभी हम मानव स्वभाव ही है, जैसा सर ने बोला कि मानव स्वभाव जो है ना, वो सब सारे दुर्गुणों की खान है। गुण ढूंढने से भी नहीं मिलते और दुर्गुण बिना बताए दिखते हैं, सबके दिखेंगे कहीं ना कहीं। तो ये थोड़े से ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन फिर भी आज के समय में एज आयुर्वेदिक फिजिशियन, जैसे मैं भटगांव में हूँ, तो धीरे धीरे लोगों में कहीं ना कहीं जागृति आ रही है और नंबर ऑफ पेशेंट्स की कोई कमी नहीं है। बस बात है मोटिवेशन की। सलाह लूँगा मुझे बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है और शुगर भी करीब 400-300 ही 10 बार। मैं करता क्या हूँ तो दिखाऊँ, ये मैं रोज़ खाऊँ, सुबह में यही मैं बता रहा हूँ, मैं रोज़ खाऊँ। मेरा स्टाफ है देता है, मैं खाना अपने बनाता हूँ। परिवार में ट्रांसफ़र बहुत हो जाते हैं। इसमें सुबह सुबह मैं सारे स्टाफ को, मैं जो खाता मैं स्टाफ को ही खिलाता हूँ। तो टोस्ट ऑमलेट ये सब रहता है, लेकिन चाय के बदले में काढ़ा कर दिया मैं, काढ़ा। इसमें अर्जुनारिष्ट है और पुनर्वारिष्ट है, ये भी साथ में है। और बीच में लहसुन है और ये नीम का पत्ता है, पीपल का पत्ता है, पान का पत्ता है, ये सुनील पौधा का पत्ता है, ये कढ़ी का पत्ता है, ये तुलसी है, ये गिली का पत्ता है। ये मैं ठीक जानवर की तरह खाता हूँ, उसमें आदमी नहीं रहता हूँ मैं और मैं आज तक इलाज नहीं कराता। जब मैं जांच करवाया करीब 15 साल 20 साल के दौरान में बहुत निकल, डॉक्टर तुरंत डांटता कि प्रोफेसर हो गया आप, मेडिकल कॉलेज में थे अमेरिका में, इतना शोध करते हैं आप, ये सब कैसे करते हैं? कोई ऐसा है, पढ़ा लिखा हूँ, मैं जानता हूँ, मैं हमेशा पढ़ा लिखा अपने को नहीं मानता। खाने वाले के समय में मैं वैज्ञानिक नहीं रहता, मैं टीचर भी नहीं रहता, मैं बस खाता हूँ। और मेरा एक सिद्धांत है, जो कुछ भी जानवर खाता है उससे मरता नहीं, वो हमें भी खाना चाहिए। मोटा मोटी मैं आयुर्वेद पढ़ा नहीं हूँ, आयुर्वेद में बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, घंटों दिनों सालों, वो अलग बात। मैडम स्पेशलिस्ट है, तो ये सब मैं नियमित पालन करता हूँ। मैडम जी बता रही थी तो बड़ी निराशा हो रही थी कि आगे वाले लोग तो हाथ उठा रहे हैं, इसी वाले को कभी से ये सब चीज़ें आदत डालोगे बेटा, बहुत लंबी ज़िंदगी जियो, बहुत लंबी। 15-20 साल से मुझे बीपी है। एक कॉमन ड्रग लेता हूँ मैं, जो मेडिकली इस्टेब्लिश्ड है। अदरवाइज मैं काढ़ा रोज पीता हूँ और मैं रिटायर करूँगा तो 3 बार पानी को केवल नहीं पीऊँगा, उसमें कुछ न कुछ हर्बल रहेगा कभी न कभी। और पत्तियाँ वगैरह तमाम हर जगह, गाँव की यही खूबियाँ हैं, उसका लाभ लेना चाहिए आपको। जो पत्तियाँ मैं बोला वो हर जगह मिलता है, शहर में बड़ी मुश्किल।
बड़े शहर की ज़िंदगी में 1-2 पत्ता भी मिलना मुश्किल है जो मैं आपको दिखाया है। हाँ, पैसा मिलता भी नहीं है, मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे क्षेत्र में आपको बड़ा उपयोगी लेक्चर था, आपका मोटिवेशनल भी था। जब उम्र बढ़ती है तब डर लगता है, तब आयुर्वेद ही दिखता है जो मैंने बता दी। धन्यवाद। थैंक यू सर। पहले पहुँचता जाने का कोई समय नहीं। आज पता नहीं 7 बजे पहुँचाऊँगा कार्ड। आने का समय होता है 8 बजे रात, 9 बजे रात, 11 बजे रात, जब मैं 300-200 किलोमीटर चला जाता हूँ निरीक्षण। तो अपने पर भी भरोसा रखना चाहिए और खाने पर भरोसा रखना चाहिए, खाना भी रखना चाहिए उस तरह का जब बड़े बुजुर्ग सलाह दें। ये कॉन्फ्रेंस में इनका आना एक बड़ी बात है। कुछ चीज़ें आपके जीवन के इन्हीं से मिलेगा। उसका हमसे हमारी जो लेक्चर्स थी उसके अलग उपयोग है। इसे सीधे सीधे बता रहे हैं इससे फायदा इससे नुकसान है। तो मैं चाहूँगा कुछ संदेश आप लोग जरूर ग्रहण करें। मैं तो करता हूँ और मेरा सारा स्टाफ। अब जो हमारे गार्ड हैं, हम कहते थे कुक को कहता था कि ब्रेड के साथ एक काढ़ा दे रहे हो, ये कौन सा कॉम्बिनेशन, तो कैसे बर्दाश्त करेगा वो। अब वो सीख गया। बाद में चाय भी पिलाते हैं, लेकिन पहले काढ़ा ही बेचता हूँ, तो आदत लग जाती। चिरोता भी मैं लगातार 3-4 दिन तक अपने से डालता था, एक गिलास पी लेता हूँ एक बार, बुखार नहीं होता है। बुखार पैरासीटामोल वाली बात करी थी, बुखार नहीं होता। हाँ, प्रणाम। प्राण भेद जो बताई आपने, जो पथरी के इलाज के लिए, जी। इसका प्रयोग किस तरह से हमें करना चाहिए? कैसे भी सर, इसका अच्छा। टेस्ट भी ठीक होता है, ये कड़वा नहीं होता। विशेषता सबसे बड़ी यही है इसकी कि ये थोड़ा सा, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है तो थोड़ा सा आपको हरा हरा जैसा टेस्ट आएगा, बट ये टेस्टी होता है। इसको मतलब इजीली खाया जा सकता है, चटनी बना लीजिए, कितना पत्ता लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। पाषाण वेद का ऐसा है कि आपको जितना ज़रूरत है वो उतना बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, बाकी किडनी उसके एक्टिव तत्व को लेके खुद ही निकाल देगी पूरा। जनरली हम लोग एडवाइस करते हैं तो हम लोग 5 पत्ते की चटनी खाली पेट सुबह में एडवाइस करते हैं। लेकिन केवल यही अकेला नहीं है, इसके साथ में आपको जो पथरी के डू एंड डोंट्स होते हैं, जो आयुर्वेद में भी बताए हैं और आपके एलोपैथी में भी, कि आपका पालक, बैगन, टमाटर, पत्ता गोभी, इस टाइप की चीज़ें थोड़ी परहेज करनी है। और जब इससे अकेले से नहीं होता तो फिर हम आयुर्वेदिक मेडिसिन पे भी जाते हैं। मतलब लेकिन ये पाषाण वेद ऐसी चीज़ है ना कि आप यदि 10 रुपये भी जेब में रखे हुए हैं ना तो भी आपकी पथरी निकल सकती है, कोई दिक्कत नहीं। और 6 mm तक की तो मैंने अकेले पाषाण भेद और कुल्थी की दाल से निकाली है। मेरे को खुद को इतना कॉन्फिडेंस है कि पाषाण भेद और कुल्थी की दाल 2 चीज़ खा लिए तो आपका विदिन 1 से 1.5 महीने तक, हालांकि पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। यदि किडनी से निकल के यूरेटर में आ गया है तब तो कोई बात नहीं है, बट यदि किडनी में ही स्थिर पड़ा हुआ है तो 1 से 1.25 महीने, 1.5 महीने के अंदर आपका पाषाण भेद और कुल्थी की दाल। बट आदमी चाहिए रेगुलर और पथ्य पालन करने वाला। धन्यवाद। और मैं आज